विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बॉटनी के प्रोफेसर ज्ञान सिंह जी बगड़, मूल गांव आपका झुंझुनू में है बगड़। ज्ञान सिंह जी शेखावत जुड़े हुए हैं। मैं ज्ञान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात शुरू करें। ज्ञान सिंह जी बगड़। हाँ ज्ञान साहब। सभी को जय संघ शक्ति हुकुम। और आज क्योंकि बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा हो रही थी कि अपने युवा जो साथी हैं, जो हमारे समाज के छात्र छात्राएं हैं, उनके बारे में कुछ हम तो उनको नहीं पता है। वो जो रूटीन में अपन जो 10th 12th बीएससी बीए बीकॉम ये वाले जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल इशू सभी के साथ रहता है। जो अपन अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, अपन अप्रोच पढ़ने की बात करते हैं, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की बात आती है, तो वहाँ पे फंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है। और ये है भी, विदाउट फंडिंग कहीं पे भी अब्रोड जाके पीएचडी करना या मास्टर्स करना थोड़ा इनफैक्ट बहुत मुश्किल है अपने समाज के लिए। बहुत कम लोग होंगे हमारे समाज में जो कि पेड वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। क्योंकि मैंने भी 3-4 फेलोशिप्स ली हैं, तो वो सब गवर्नमेंट की मदद से ही कर पाया हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग उसको करें। तो अब इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। एक्चुअली हम लोग उसके लेयर्स पे बात करनी पड़ेगी। जैसे जो 10th पास करता है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, 12th पास करता है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, और उनके लिए फेलोशिप भी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सिर्फ जब रेवत सिंह जी से इस विषय पे बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं हायर एजुकेशन मतलब मैं पीएचडी और एमएससी वालों या मतलब मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट उन्हीं को फोकस कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं 2-3 दिन से इस विषय पे काम कर रहा था तो देखा था हजारों ऐसी फेलोशिप्स हैं, हजारों ऐसी छात्रवृत्तियां हैं जो हर सेक्टर के लिए है। जो बच्चा टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है, जो बच्चा मैनेजमेंट में जाना चाहता है, जो साइंस में काम करना चाहता है, जो सोशल साइंस में काम करता है, ह्यूमैनिटी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है अपने, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज वाले, भले ही वो दूसरे देश की भाषा को सीखे, उसके लिए फेलोशिप्स हैं। प्राइवेट फेलोशिप्स बहुत अच्छी अच्छी फेलोशिप्स हैं। वो मेरे को पहले नहीं पता थी, वो मैंने भी पिछले 2 दिन में उनको देखा तो मेरे को लगा रही है मेरे को पहले पता होता तो शायद मैं कुछ और फेलोशिप ले पाता मेरी लाइफ में। तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन हमें वही है, सब आजकल नॉलेज का और सूचनाओं का संसार है, तो हम ज़्यादा सूचित नहीं रहेंगे, ज़्यादा अवेयर नहीं रहेंगे तो हम वो अवसर खो देंगे। जैसे मैं 10th पे भी फेलोशिप ले सकता था, लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि 10th के बाद में भी कोई फेलोशिप होती है। शायद मैं 12th के बाद में भी कोई एग्जाम देता, फेलोशिप का पास हो जाता, तो जो घर वालों ने मेरे ऊपर जितने पैसे खर्च करे हॉस्टल के फीस के, वो शायद नहीं करना पड़ता उनको, और वो पैसा कहीं और अच्छी जगह काम आ जाता। लेकिन ये एक मैं उदाहरण के तौर पे बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इतनी सारी फेलोशिप्स है, तो जो सबसे पॉपुलर इंडिया की फेलोशिप है, सबसे पॉपुलर, और उस फेलोशिप के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो है इंस्पायर फेलोशिप। और मैं आपको सभी को ये निवेदन करती हूँ, जो इंस्पायर फेलोशिप है उसके ऊपर अगर इंस्पायर वाली स्पेलिंग है इसकी INSPIRE इंस्पायर फेलोशिप, और इसको हिंदी में भी इंस्पायर ही बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो ये जो फेलोशिप है, ये आप सबसे इंटरेस्टिंग फेलोशिप है। ये जो 10वीं पास करता है बच्चा वो ले सकता है इसको, और 10वीं से लेके पीएचडी तक ले सकता है। 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमएससी एमए प्रीवियस फाइनल, और फिर पीएचडी में एडमिशन। तो पीएचडी तक बस सोचिए आप कितनी बढ़िया फेलोशिप है, जो 10वीं से स्टार्ट होकर आप पीएचडी तक ले सकते हो। और इसमें फंडिंग बहुत अच्छी है। पर मंथ जैसे जो 10वीं का बच्चा है वो 25,000 मिलता है उसको, और फिर वो हर साल हर क्लास में वो बढ़ता जाता है। तो जो इंस्पायर फेलोशिप है इंडिया की सबसे पॉपुलर फेलोशिप है। और हाँ, अब उसकी एलिजिबिलिटी है 10th जिन बच्चों के 80% मार्क्स आते हैं वही इसमें इसमें एग्जाम होता है सब, और नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और बहुत बड़ा एग्जाम होता है वो। और इसका जो इन जनरल सक्सेस रेट होता है जो कि 1 से 2% होता है। तो क्योंकि पूरा नेशनल लेवल पे जो 10th के बच्चे हैं, भले वो किसी भी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ISSE बोर्ड, या साउथ वाले अलग अलग बोर्ड, अपने बहुत सारे बोर्ड है, करीब 25 के आसपास अपने बोर्ड हैं, वो सभी के बच्चे इसमें अपेयर होते हैं, और वो बेसिक क्राइटेरिया वही है और ये है। तो 10th के बाद में इसमें देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी मेरे साथ पीएचडी कर रही है, पूनम व्यास, नागपुर की रहने वाली है। वो इंस्पायर फेलो है। इंस्पायर वो उसने 10वीं में वो एग्जाम पास किया, और वो अब एमएससी कर ली उसने, पीएचडी अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो लगातार इंस्पायर फेलो है। तो ये फेलोशिप हमें सब बच्चों को बतानी है
और बेसिक वो है। और आजकल 80% सभी के आ रहे हैं, हमने हमारे समाज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जैसे गाँवों में भी देख रहा हूँ तो 75-80% ज्यादातर बच्चे स्कोर कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं। एक मिनट तो मैं टोकूंगा आपको, ज्ञान साहब, आपके पंखे की आवाज आ रही है लोगों का मैं नीचे। बंद करूं? हाँ अब ठीक है गुम? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये है इंस्पायर फेलोशिप। तो इंस्पायर फेलोशिप की एक मैंने पूरी पीडीएफ फाइल निकाली है, मैं वो रेवंत सिंह जी साहब से वो शेयर करूंगा, और एक मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा। वो पूरा करीब 50 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो 10वीं का बच्चा उसमें कैसे अपीयर होगा, 12वीं का कैसे होगा, बीएससी वाले बच्चे कैसे होंगे, और हर स्टेट में उसका सेंटर होता है, तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और आजकल कुछ कुछ ऑनलाइन भी उसमें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो जो इंस्पायर फेलोशिप है वो बहुत इंटरेस्टिंग फेलोशिप है, और वो हर लेवल के लिए है, मतलब स्कूल एजुकेशन से लेके और पीएचडी तक अवेलेबल है। तो ये, और इसके अंदर जो फेलोशिप्स का जो अमाउंट है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो करीब 25,000 तो 10th वाले बच्चे को स्टार्ट हो जाता है पर मंथ। हाँ, वो साल में 2 ही बार आती है, हर महीने नहीं मिलती है। 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट उसमें आते हैं। पहले 6 महीने के वो 25,000 के जोड़ के भेज देते हैं, फिर वो बाद में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से 2 इंस्टॉलमेंट में वो बच्चों को अवेलेबल रहती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थी जो हमें बताना था। अब क्योंकि हायर एजुकेशन की बात करें तो पीएचडी के लिए बहुत सारी, एमएससी के लिए, क्योंकि हमने पहले जब ये रेवंत सिंह जी से चर्चा हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि हम जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन यहाँ से कर लेते हैं, और फिर हम क्या सोचते हैं, जो झुंझुनू से ग्रेजुएशन करेगा वो सोचता मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए कर लूं, और जो कोई जैसलमेर बाड़मेर से बीए करेगा वो सोच ले मैं जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एमए कर लूं। हमारा इतना ही रहता है, और शायद मैं भी यही सोचता था जब मैं उसमें बीएससी करके निकला था नावलगढ़ से। लेकिन उसके ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है साहब, और स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और उनमें इंडियन बच्चे सबसे, चाइनीज से भी ज्यादा सक्सेसफुल है आजकल। और वो इसका एक रीजन मैं बताता हूं। जहां पे भी आप जाएंगे, जैसे मान लेते हैं हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं मास्टर्स के लिए, वो मास्टर कोई भी हो सकता है, वो सोशल साइंस वाला हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकता है, उस देश की लैंग्वेज हो सकती है, या कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सेक्स पढ़ा रहे हैं आजकल। और या फिर साइंस वाले तो है ही पॉपुलर, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो वहां पे जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम्स के कुछ मॉडल पेपर्स भी हैं मेरे पास, मैंने निकाले थे जब मैं मेरा पीएचडी के लिए दे रहा था तब। वो हमारे बच्चों की सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है तो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का 10th से लेके और बीएससी तक, बीए तक, बीएससी और बीए के लिए, वो बड़ा वास्ट है। हम 10th के अंदर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, और सिविक्स पढ़ रहे हैं। तो ये वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स आते हैं साहब, हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। और हमारे बच्चों को ज्यादातर को वो पता होता है, कई बच्चे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन उनका आंसर सबको पता रहता है। और तो जो काम करने की जरूरत है वो लैंग्वेज वाले पार्ट पे करने की बात है, क्योंकि हम लिखने में थोड़े से पुअर होते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश का ही एग्जाम होता है, इंग्लिश में ही ज्यादातर होते हैं, तो वो ट्रेनिंग की हमें जरूरत है। बाकी हमारा बच्चा जो है बेटर है, और इनफैक्ट स्टूडेंट तो दुनिया में सबसे अच्छे इंडियन स्टूडेंट ही माने जाते हैं, पूरी दुनिया में बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन जो सिस्टम है, हालांकि पिछले दिनों में ये थोड़ी डिटेरियोरेशन आई है अपने स्कूल एजुकेशन में, अदरवाइज जो सिलेबस कंटेंट है वो अपना बहुत बड़ा है, और हमारे बच्चों को ज्यादा अच्छे से तैयार कर पा रहा है। तो इसलिए ये एक एडवांटेज उसमें है अपने बच्चों के लिए। तो वो जो पीजी लेवल पे है ना, बहुत आसानी से उनको फेलोशिप मिल जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं यूएस का, अब यूएस में अंदर करीब 500-700 यूनिवर्सिटी हैं जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है, और वहां पे बिना फेलोशिप के कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता, इवन अमेरिकन भी नहीं पढ़ सकता। वहां पे स्कूल एजुकेशन सबके लिए फ्री है, और हायर एजुकेशन इतनी हाईली पेड है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि फीस के साथ पढ़ पाते हैं। अगर फेलोशिप नहीं मिलेगी तो आप वहां का अमेरिकन बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। तो उनके लिए जरूरी होता है कि फेलोशिप तो उनको मिल रही है, और फेलोशिप लेने के लिए उनको वहां उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक होता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो करीब एक सेमेस्टर की जो फीस होती है 25 से $35,000 के आसपास होती है। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक सेमेस्टर की। तो मान ले 25,000 भी मानते हैं तो $50,000 एनुअल फीस हो गई। तो अब उसमें रुपीज में कैलकुलेट कर लीजिए कितना अमाउंट हो जाएगा। तो वो अमेरिकन के लिए भी बहुत हैवी होती है।
अब उसके लिए वो एग्जाम पास करना होता है। तो वो एक तो एग्जाम होता है जो थोड़ा सा हमें काम करना है हमारे बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड है, और वो सबसे बड़ा ग्रुप वही है। 10th 12th का भी बड़ा ग्रुप नहीं है, हमारे सबसे बड़ा ग्रुप है ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों का। वो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और ये तीनों स्ट्रीम के लिए ही वहां पे अवेलेबिलिटी है। और वो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला काम हमें करना है, वो उनको बच्चों को एक्सप्रेशन जो है लिखने का वो ठीक करना है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज वो अच्छे हैं, और जो थोड़े बहुत कम ज्यादा है तो वो उस ट्रेनिंग से वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसमें हमें करना होता है। एक तो वो अब जैसे अगर अपन उसकी बात करें, यूके की यूनिवर्सिटी देखें तो टॉफेल वहां एग्जाम है, और अदरवाइज जीआरई है, और वहां खुद की यूनिवर्सिटी का भी अगर 2 एग्जाम नहीं है तो उनके खुद के इंटरनल लैंग्वेज एग्जाम भी होते हैं। और वो अगर किसी के बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी है उसको तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और वॉशिंगटन मिल जाएगी, अगर किसी की अच्छी नहीं है तो उसका दूसरे स्टेट में मिल जाएगी। तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि उसमें 80% लाना ही जरूरी है, और उसमें ये हाँ मिनिमम जो पास मार्क है उनके 45% 50% वाला वो लाना है। तो जैसे जैसे इंग्लिश की ग्रेडिंग आएगी उनको उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी मिलती चली जाएगी। तो जो कैपिटल वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है लैंग्वेज का वो मिलेगी। जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन तो आपकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एरिजोना में कोई यूनिवर्सिटी है तो वहां कोई ठीक है, अगर पास हो गया आप इंग्लिश में बेसिक काम हो गया तो एरिजोना में आप जा सकते हो, या फ्लोरिडा में आप जा सकते हो, वहां कोई इश्यू नहीं है। तो ये थोड़ा सा है, तो वो फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, और वो उससे हम इस ग्रुप को हम बहुत आसानी से कैटर कर सकते हैं। बीएससी के बाद में जो मास्टर्स के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा आसान है। जिसने पीजी कर लिया तो पीएचडी में एडमिशन लेना सबसे आसान होता है। जो अगर अपन इसकी अगर डिफिकल्टी लेवल निकालें तो बीएससी के बाद में मास्टर्स पे लेवल पे उनको वो सब एग्जाम देना पड़ता है, जैसे लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ रहा है और फेलोशिप्स का एग्जाम देना पड़ रहा है। पीएचडी में क्या होता है, आपको पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको वहां पे लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है, इंग्लिश का कोई। वो मानते हैं कि आपने पीएचडी एमएससी कर लिया और पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपको आपकी लैंग्वेज का पार्ट है वो ठीक है, और आप डायरेक्टली पीएचडी में एंटर कर सकते हैं। और हाँ, फेलोशिप के लिए वो एग्जाम होता है, वो देना ही है। अब जब पीएचडी की बात अपन कर रहे हैं तो वो फेलोशिप के अंदर 2 कैटेगरी हो सकती हैं। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो फेलोशिप दे रहे हैं, जैसे मेरे को पीएचडी करनी है बाहर जाके तो इंडियन एजेंसीज हैं जो कि उसके लिए फेलोशिप दे रही है। और दूसरा ये है कि भाई आप डायरेक्ट वहीं अप्लाई करें और वहीं की फेलोशिप लें, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इंडिया के अंदर जो साइंस वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा अवेलेबिलिटी है फेलोशिप्स की, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी फेलोशिप दे रहा है, हर लेवल पे दे रहा है। जो बच्चा फ्रेशली वहां पे जाके काम करना चाह रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर ली, वहां कुछ समय के लिए काम करना जाना चाह रहे हैं, जैसे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो उसके लिए भी फेलोशिप्स हैं। और हर कंट्री का हमारे साथ एक कोलैबोरेशन है, ज्यादातर कंट्री के साथ। अफ्रीकन को छोड़ दीजिए थोड़ा सा, और बाकी सभी कंट्री के साथ अपना बायलिटरल प्रोग्राम्स है, उनको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बायलिटरल एक्सचेंज प्रोग्राम। जैसे मैं मॉस्को गया था तो मेरे को इंस्टा फेलोशिप मिली थी, तो वो है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो वो मेरा इंस्टा फेलोशिप के थ्रू मैं मॉस्को रह गया 6 महीने। तो वो बायलेटरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, बहुत इजीली अवेलेबल है। उसमें कुछ नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन तो यही है, आप एक छोटा सा प्रपोजल बनाना होता है। जो स्कॉलर्स हैं और वो जुड़े हुए इन चीजों वो जानते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल बनाया और उसको सबमिट किया, तो उसमें उनका जो सक्सेस रेट है वो भी ज्यादा होता है। करीब करीब 35% से आसपास लोग उसको मिल जाती है, क्योंकि कोई रशिया जा रहा है, कोई यूरोप के किसी कंट्री में जा रहा है, तो बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, हर कंट्री के लिए हैं। तो अपन मान लेते 250 कंट्री हैं, 230 कंट्री हैं, उनमें 200 कंट्रीज के साथ अपने कोलैबोरेशंस हैं। तो हर जगह कोई 5 जा रहा है, कोई 10 जा रहा है, कोई 20 जा रहा है, तो उस हिसाब से वो बहुत सारी अवेलेबिलिटी है और वो अपन डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। तो ये बायलेटरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये पीएचडी के लिए ही होता है। जिसने पीएचडी फ्रेशली करनी है या जिसने यहाँ ज्वाइन कर लिया है और फिर पार्ट टाइम वहां जाना चाह रहा है, तो ये बायलेटरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें कि हम कर सकते हैं। और जैसे सोशल साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए जैसे डीबीटी, एक तो डीएसटी मैंने नाम बताया जो इंडियन एजेंसी है, दूसरी है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें बायोलॉजी वाले बच्चे जो बायोटेक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे आजकल कोविड का चल रहा है, तो कोविड में जो सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में हो रही है, क्योंकि अगर कोविड की कोई वैक्सीन निकलेगी तो वो बायोटेक्नोलॉजी के उसी से निकलेगी जो कि काम कर रहे हैं। तो इसमें अब इतने सारे हैं। अभी कल ही मैंने अप्लाई किया है, एक मेरी स्टूडेंट है तृप्ति जैन, यूपी के रहने वाली, उसने कोविड के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम है।
तो ये इसमें अब मिल जाएगा। तो क्योंकि अब कोविड पे बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो इसमें जो भी अप्लाई करेगा उनमें से करीब करीब 85% लोगों को मिल जाएगी ये फेलोशिप, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडिंग है, ग्लोबल फंडिंग भी है और फिर नेशनल फंडिंग भी है। तो ये एक एडवांटेज उसके अंदर है। सोशल साइंस वालों के लिए एक प्रोग्राम है, जैसे यूजीसी है, जो बेसिक जो एजेंसी है उसके लिए, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और एक ICSSR है, वो एक वो देता है। दूसरा एक टाटा फाउंडेशन जो है, टाटा फाउंडेशन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को फेलोशिप देता है और बहुत अच्छी फंडिंग दे रहा है। उसमें पर मंथ जो उसकी जो फेलोशिप का जो अमाउंट है, अगर इंडियन रुपीज में अपन देखें तो करीब करीब 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में है। तो इतनी बढ़िया फेलोशिप टाटा फाउंडेशन दे रहा है। तो ये जो ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंस में टाटा दोनों में दे रहा है। वो साइंस की टाटा की अलग से फेलोशिप है, लेकिन जो BA और MA वाले बच्चे हैं या उसमें उसी सब्जेक्ट में PhD वाले हैं, तो जो टाटा फाउंडेशन की बहुत सारी फेलोशिप है वो उसमें दे रहा है। एक जो प्राइवेट ग्रुप के अंदर है, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल का, वेलकम ग्रुप। तो वेलकम ग्रुप की बहुत फेलोशिप है, वो दोनों में ही है, उसकी साइंस में भी है और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी। तो वो एक बहुत सारी फेलोशिप्स है जो दे रहे हैं। और वो ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसे नहीं PhD और उसके लिए है। जो वेलकम ग्रुप ऑफ जो टेक्नोलॉजी है और टाटा ग्रुप ऑफ जो सोशल साइंसेज है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए भी फंड करते हैं। और अभी अभी एक नया ग्रुप और बहुत बड़ा है, जो अपना अजीम प्रेमजी वाला ग्रुप जो है, विप्रो वाला, उन्होंने भी सोशल साइंस में बहुत सारे फेलोशिप्स स्टार्ट किए हैं। तो उसकी भी जैसे मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जुल्फिकार अली, वो उसके अंदर उस प्रेम जी वाले ग्रुप में है उसमें, और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने NGO की तरह बनाया उन्होंने, और वो बहुत सारे रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कोई टीचिंग का जॉब वाले इंटरेस्टेड है, तो वो हर 6 महीने में 1 साल में बहुत लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले मैंने उनको यहाँ पे जोधपुर यूनिवर्सिटी में बुलाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे कैरियर एडवांसमेंट जो ये कैरियर काउंसलिंग सेल, उसका मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस ग्रुप को बुलाया था और हमारे 5-6 बच्चों को वो लेके भी गए थे, उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ था, रिक्रूटमेंट भी हुआ था। तो ये जो बेसिक फेलोशिप्स ये हैं इसके अंदर। और अब आपको मैं ये UGC का बताया, ICSSR का बताया, प्लस 2 ये आपको टाटा फाउंडेशन और आपका एक वेलकम ग्रुप है। तो वेलकम ग्रुप वो इंटरनेशनल है, US बेस्ड ग्रुप है, और उसकी फेलोशिप बहुत अच्छी फेलोशिप होती है। मतलब आप अगर 3-4 साल वो फेलोशिप ले लेते हैं तो फिर आपको आधी नौकरी हो गई समझो आपको इंडिया की। इतनी अच्छी फेलोशिप्स उसमें मिलती हैं। और तो बहुत बड़ा उसमें वो 3-4 ग्रुप में ही दे रहा है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, और आजकल तो इनमें जो आपका सोशल वर्कर वाला जो ग्रुप है, इसको भी वो काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो यस जी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस जी, आप इसमें अप्लाई करो। किस चीज में? ये वेलकम ग्रुप की फेलोशिप्स हैं, तो आप इसको विजिट करना है। अच्छा, तो हाँ। वो जो सोशल साइंस जो सोशल साइंटिस्ट हैं, आजकल सोशल वर्कर नहीं रहे, सोशल साइंटिस्ट हो गए हैं। तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और वो जो डाउन टोडन्स के लिए काम कर रहे हैं या कोई सोसाइटी का बहुत ही फंडामेंटल काम कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा फंड कर रहे हैं। हम इनकी पढ़ाई से वैसे ही दुखी हो रहे हैं, आप नई पढ़ाई और बता रहे हो। नहीं, ये तो पैसे लाने की बात कर रहे हैं। तो ये पैसे लाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा रहेगा, एक अच्छा होता है। और अपने कई सारे उसमें सेक्टर हैं। हाँ, पर उसमें भी वेलकम ग्रुप भी बेसिकली साइंस के लिए बना था, तो ये साइंस की फेलोशिप्स इसमें ज्यादा है। और अजीम जी प्रेम जी वाली भी साइट विजिट करना जैसे आप, और उसमें भी देखना कोई अपने लिए कोई उसमें है तो फंडिंग के उसमें रहेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पे काम कर रहे हो। तो उनको इस तरह के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो कि काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, जैसे ही भले वो अपना शेखावाटी में उसका वाला था, कैनाल वाला इश्यू था, ये इस तरह का है, तो ये इस तरह के इश्यू को वो टच कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन पीपल इश्यूज हैं, जो कि जिसके लिए कि कुछ सपोर्ट फाइनेंशियल कहीं बहुत सारे लेवल पे रहता है। और तो उसको अपन और भी स्ट्रांगली इसको रख पाएंगे अगर फंडिंग होगी। तो फंडिंग बड़ा इश्यू रहता है साहब, क्योंकि अब सब लोगों को इकट्ठा करना है, और उसमें कोर्ट के जो इश्यूज हैं उनमें बहुत सारी फंडिंग की जरूरत रहती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम उसमें कर सकते हैं। तो ये 2 फेलोशिप्स हो गई जो बेसिक फेलोशिप्स हैं। और इसके अलावा जो मैं यूके की फेलोशिप्स हैं वो थोड़ी सी और अपने लिए अच्छी हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उनके साथ अपना बहुत पुराना कोलैबोरेशन है। हालांकि चाइना के साथ भी है, तो चाइना में तो लेकिन अब थोड़ा सा 2-3 साल बंद ही रहेगा। लेकिन वो चाइना ने बहुत सारी फेलोशिप्स अपने साथ स्टार्ट करी है। और इनफैक्ट मैंने तो अभी 6 महीने पहले अप्लाई किया था चाइना की एक फेलोशिप, वो फाइनल स्टेज में थी। तो ये है, पर अब जो चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से चाइना का थोड़ा इश्यू रहेगा अगले 2 साल तक।
तो ये पूरे यूरोप में है। प्लस और यहाँ की स्टडी के लिए भी ये नहीं है कि सिर्फ अपने अब्रोड के लिए ही करें, यहाँ इंडियन स्टडी के लिए भले हायर स्टडी है और अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सर। प्राइवेट हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि मैं कल ही स्टडी कर रहा था तो बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी आई हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के, अपने नाम भी नहीं जानते उनको। आपने हमने शायद इतने सारे, शिवनादर यूनिवर्सिटी है एक साहब, अभी गुड़गांव में बनी है, बिल्कुल 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, और वो जो आप विश्वास नहीं करेंगे, पीएचडी करने की जो फेलोशिप दे रहा है वो दे रहा है 50,000। जो जेआरएफ बच्चा है जो अपने वैसे 20,000 15,000 मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो क्लियर करता है एग्जाम, वहां का जो एग्जाम, और वहां का ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का एग्जाम देके क्लियर करता है, उनका अपना खुद का एग्जाम होता है, उसमें वो बैठते हैं और वो करता है, तो वो पीएचडी के लिए ही है। और इतनी अच्छा फैसिलिटीज उस यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो वो शिवनादर यूनिवर्सिटी है, उसमें वो जेआरएफ को, जो कि बिल्कुल एमए एमएससी करके बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उसको 50,000 फेलोशिप दे रहे हैं वो, हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ, और इतना बढ़िया एजुकेशन सेटअप उन्होंने बनाया है। ऐसे ही अपना एलन मित्तल अपने यहाँ पे जयपुर में ही है, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए उनकी खुद की फेलोशिप्स हैं। वो एग्जाम देना होता है, हम जैसे जनरली पीटी वाले एग्जाम और ये सब एआईसीटी एग्जाम ये देख के अपने में दुखी रहते हैं कि इसमें नंबर नहीं आया, इसमें नंबर नहीं आया, तो आईआईटी से ऊपर रैंकिंग है सब उसकी। तो ये, और वो बहुत अच्छी फेलोशिप दे रहे हैं। तो अपने बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि भाई ये एग्जाम्स भी आप दो, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनके जो कोलैबोरेशंस हैं डायरेक्ट, जैसे एमआईटी के साथ, जो अपना मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर है, इसका जो कोलैबोरेशन है वो एमआईटी के साथ है, जो दुनिया का सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। अभी जो नई रैंकिंग आई है, ग्लोबल रैंकिंग, आपने देखा होगा, काफी अखबारों में चल रहा है। तो वो ये भी सब हमें उनको, हमारे बच्चों को बताना है, जिससे कि वो इन चीजों को अवेल कर पाए, क्योंकि अगर वो अच्छी जगह पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा उनको प्लेसमेंट भी होगा, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा वो रहेगा, पूरी सोसाइटी के लिए होगा। एक गांव में एक बच्चा भी उसके थ्रू मिलता है तो और 10 बच्चे उससे वो हो जाते हैं। तो ये सब ये चीजें हैं, और बहुत सारी फेलोशिप्स में आपको स्लाइड चाहो तो मैं शेयर कर देता हूँ, मैंने निकाली है, कोई हजारों फेलोशिप्स हैं जो अलग अलग लेवल पे। हाँ, और एक चीज और मैं स्पेसिफिकली बताना चाह रहा था, जो हमारे गांव में बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, जो बोले कोई भी स्पोर्ट खेलें उनके लिए अलग अलग फेलोशिप्स हैं, और अलग अलग लेवल की। मैंने तो पहली बार देखी, कल वो सब ढूंढ रहा था तो स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए मैंने 2-3 स्लाइड अलग से बनाई उसकी, कि ये कोई स्पोर्ट्स में बच्चा इंटरेस्टेड है, बोले जो मर्जी स्पोर्ट्स खेले वो, उसके लिए फेलोशिप्स है, उसको पढ़ाने के लिए, उसको सब डिग्री दिलाने के लिए। आईएसजी ये जितनी भी आपने कल सूचना इकट्ठी की, इनको या तो एक जगह समराइज कर लो। हाँ, मैंने पीपीटी बनाई है, आप मेल कर देना, तो किसी को बोल के उनको समराइज करवा लेंगे। हाँ, एक मैं आपको शायद है ना अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक अब वो है, कहाँ से करूँ स्क्रीन शेयर, ये रहा, आपको मैं ऐसे ही वो कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हुई है, जैसी भी आई क्या? हो रही है। मैंने करीब 40 स्लाइड मैंने यूं ही बना ली, और वो इतनी सारी फेलोशिप्स हैं अलग अलग लेवल पे, वो तो मेरे को भी नहीं पता थी इतने साल तक। तो चालू करो इसको, प्रेजेंटेशन चालू कराओ आपकी स्लाइड्स का। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, ये अभी क्या हम ही दिख रहे हैं आपकी स्लाइड उस पे उसके? हाँ, ये जैसे आया, अब आई। हाँ, आई। हाँ, अब आ गई। देखो ये है, मैंने इसमें, देखो इसमें 3 चीजें बनाई मैंने, नेम ऑफ स्कॉलरशिप, एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है, और उसका जो एप्लीकेशन का ड्यूरेशन है वो कब से कब होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर, जो पहली वाली तो एनसीआर वाले बच्चों के लिए है, जो अब स्वामी दयानंद कॉलेज स्कॉलरशिप है, ये एनसीआर वाले बच्चों के लिए है, और ये आफ्टर 12th है। फिर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, एसओएस स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस इन इंग्लिश, एलएनटी बिल्ट इंडिया स्कॉलरशिप, और ये इंस्पायर फेलोशिप जो मैंने अभी बात करी थी आपसे, ये इंस्पायर फेलोशिप ये है, और ये 10th के बाद में भी है और 12th के बाद में भी है, ये बहुत अलग अलग लेवल पे है। तो यहाँ पे 12th वाला मेंशन है, और ये अभी जो टाइम आएगा नवंबर अक्टूबर, तभी ये इसमें वो होती है। साइमन स्कॉलरशिप है, ये गवर्नमेंट कॉलेज और उनके लिए है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, ये इंडिया की, ये गवर्नमेंट की है ज्यादातर। और फिर ऑल इंडिया एम्स के लिए है। धीरूभाई अंबानी जो स्कॉलरशिप है, एक मैंने अभी देखा आदित्य बिरला स्कॉलरशिप भी है, वो भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और फिर एक ये जो एग्जाम है जो 10वें नंबर पे है, इसके लिए मैंने एक अलग से बनाई है, नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम, ये सबके लिए है।
और ये बहुत अलग अलग लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी और स्कूल लेवल पे भी। देखो ये 5th से स्टार्ट हो जाती है, 5th to 12 भी है और कॉलेज में भी है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए भी है। तो इतनी सारी ये इसके अंदर है। एक ये नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम और एक है नेशनल साइंस कॉन्कोरस। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है जो कि हमारे हर लेवल के स्टूडेंट के बच्चे कर सकते हैं। एक ये JSPN स्कॉलरशिप है, ये एक्चुअली जापानीज स्कॉलरशिप है और वो हमारे बच्चों को मिलती है इसके अंदर। और एक सिया यूथ स्कॉलरशिप सिंगापुर, ये अलग अलग कंट्री अपने इंडिया में दे रही है, अपने यहाँ वो वहां जाना नहीं है, यहीं पे पढ़ना है, और ये स्कॉलरशिप वो कंट्री से फंड हो रही है। एक ए स्टार है, ये अभी नई शुरू हुई है, ए स्टार यूथ स्कॉलरशिप है, और ये स्कूल एजुकेशन के लिए प्लस कॉलेज वाले एजुकेशन के लिए है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं अपने वो टाटा वाला बताया था, टाटा एंडोमेंट, ये एक लोन स्कॉलरशिप है बेसिकली, लेकिन इसका वो है विदाउट लोन भी ये है, एक दूसरी अलग अलग लेवल के लिए। एक ये जीपी बिरला एजुकेशन वाले हैं, ये स्कॉलरशिप काफी पॉपुलर और काफी बढ़िया स्कॉलरशिप है। देन आपका ये प्रतिभा स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो कि अलग अलग चल रहा है। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन फेलोशिप स्कीम्स है। तो ये इसमें इतनी सारी है ना, ये कि आप हर लेवल के लिए, प्री मैट्रिक के लिए भी है। आप देखिए, आप ये स्कॉलरशिप है, ये प्री मैट्रिक के लिए है, एक पोस्ट मैट्रिक है, और ये अलग, ये क्योंकि कहीं कहीं माइनॉरिटीज और कोई रीजन बेस्ड भी है, जैसे अपने कोई राजस्थान के लिए स्पेसिफिक है, तो कोई बिहार या यूपी के लिए स्पेसिफिक है, तो वो भी, लेकिन वो हर स्टेट के लिए है, जब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और कुछ ये जैसे SDF स्कॉलरशिप है, ये आपका डिप्लोमा, जो बच्चे जो ये नहीं करते हैं, 12th के बाद में कोई डिग्री नहीं कर पाते हैं, तो डिप्लोमा स्पेसिफिक कर रहे हैं, उनके लिए भी ITI वाले जो डिप्लोमा है उनके लिए ये अवेलेबिलिटी है। और मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था, वो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी जो है, ये अजीम प्रेम जी वाला, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे बच्चों को, इसमें नंबर अच्छा है, क्योंकि हर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम क्या होती है, उनका नंबर लिमिटेड होता है, किसी में 200 होता है, किसी 400 होता है, कुछ फेलोशिप्स होती हैं उनमें नंबर जो है 1000 के आसपास होता है, तो उसके जो मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और उसमें एक फैक्टर और होता है, जैसे अपने रूरल इंडिया है, उनके बच्चों के लिए स्पेसिफिक वो भी रखते हैं उसके अंदर, सब में तो नहीं, किसी किसी फेलोशिप में। और ये आपके बाद में मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, जवाहर नेशनल, जो जवाहर नेशनल फेलोशिप्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं। एक ये हार्वर्ड, एक कुछ, हाँ, एक जरूरी ये बताना चाह रहा था, शायद हो सकता है आपने कोई सोसाइटी के अंदर या गांव के अंदर हो, जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल फेलोशिप्स हैं, और वो स्कूल से लेके और PhD तक हैं। तो स्पेशली एबल्ड हमारा ज्ञान जी, मेरा ड्राइवर है, हाँ हाँ, उसके 3 भाई हैं, हाँ हाँ, तीनों ब्लाइंड है। हाँ, तो उनके लिए तो बहुत ये है। देखो मैंने लिखा ना, हार्वर्ड नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप, तो ये देखो, आप देखिए, आप ये हार्वर्ड से फेलोशिप मिल रही है उनको। तो आप इतनी सारी फेलोशिप्स हैं और हर चीज के लिए, मतलब इतनी वास्ट स्कॉलरशिप है, तो शायद कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं है जिसको के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। बस ओनली कि हमें उनको बताना है, वो अपीयर उनको करवाना है। और जो स्पेशली एबल्ड है उनमें तो होता है कि 80% 85% को मिल जाती है। बाकी स्कॉलरशिप में तो ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़ा आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे इंडिया में बहुत बड़ा ग्रुप है, और जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है वहां पे थोड़ा सा बच्चे को अच्छा होना भी जरूरी है। पर जो कुछ फेलोशिप्स हैं वो तो उसमें तो सिर्फ अपीयर ही होना है और उनको मिल ही जाएगी। और स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन वाली, हायर वाली में तो कंपटीशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सब अवेयर हो जाते हैं, उसमें सब अपीयर होते हैं। लेकिन जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अप टू 12th जो फेलोशिप्स हैं वो बहुत सारी हैं। जिंदल फाउंडेशन की है, जिंदल फाउंडेशन की आफ्टर 10th है, तो आफ्टर 10th बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। प्री मैट्रिक थोड़ा सा कम नंबर होता है, क्योंकि प्री मैट्रिक में उनका इवैल्यूएशन का तरीका क्या निकालें वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। पोस्ट मैट्रिक क्योंकि उनका 10th के मार्क्स के बेसिस पे मान लेते हैं बच्चा ये इस लेवल का है, तो उसको उसी लेवल की फेलोशिप्स हम दे पाते हैं। ये कुछ फेलोशिप्स हैं जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। वो कोई तो होती है, उसमें तो क्या होता है कि रूरल इंडिया का है, या कोई स्पेशली डिसेबल्ड है, या कोई इकोनॉमिकली पुअर क्लास से आ रहा है या पुअर बैकग्राउंड से है, उनके लिए है। कुछ स्कॉलरशिप है कि वो सिर्फ एग्जाम बेस्ड है, तो वो भी हमारे लिए बहुत है। और वो ऑब्वियसली जो मेरिट बेस्ड होगी उनमें जो अमाउंट ऑफ फेलोशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या LIC जो अपना, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप है तो इनकी तरफ से भी फेलोशिप जाती है। हमें सोचते हैं कि LIC वाले सिर्फ वो LIC करने का काम करते हैं, लेकिन ये फेलोशिप भी देते हैं। तो ये फेलोशिप्स हैं, ये सब मेरिट बेस्ड हैं।
और नॉर्थ साउथ फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, निकेतन राजमाता स्कॉलरशिप है, इंडस लैंड फाउंडेशन मेरिट कम स्कॉलरशिप है, और ये गुरुचरण फेलोशिप्स हैं। ये सब ये 12th के बाद वाली फेलोशिप्स हैं और मेरिट बेस्ड हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे नाम है, मैं इस सबको शेयर कर दूंगा जिस जिसको भी चाहिए, और इनकी जो और डिटेल है, और इनके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो कि अपने को एक मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में एक मैंने स्लाइड डाली थी, वो ये सब टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये जेम्स जीनियस स्कॉलरशिप, ये आपके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हो जाती है 10th के से स्टार्ट। तो ये बहुत, क्योंकि अच्छा पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें बच्चे आते हैं, और अच्छी स्कॉलरशिप है। जो हमारे कई सारे जोधपुर में कई बच्चे, वो मैं देखता हूँ नाम आते हैं अखबार में, तो उनको भी अपन उनको अपीयर करवा सकते हैं इसमें। कल्चरल वाले जो हैं, जैसे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, उनके लिए भी है कल्चरल टैलेंट स्कॉलरशिप। जैसे कोई स्पेसिफिक है, कोई सिंगिंग में, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में। जो माही है उनका, वो बलबीर सिंह जी वाला लड़का बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये म्यूजिक वाले भी हैं बहुत सारे, तो म्यूजिक में कोई है। तो ये सब वो जो टैलेंट बेस्ड जो है वो वाली है। आर्टिस्ट वाले जो हैं, और अब बहुत सारे हैं जो अपने पेंटिंग और राइटिंग के लिए बहुत सारी हैं। जो राइटिंग में कोई जैसे पोइट्री कर रहा है, या कोई नोवेल लिख रहा है, कोई ऐसे राइटिंग कर रहा है, या कॉलम राइटिंग कर रहा है, उनके लिए भी कोई अलग से है। उनका अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है ऑब्वियसली, वो एक उसमें इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये स्पोर्ट बेस्ड, ये आपको स्पेशली क्योंकि मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी ये, क्योंकि कोई बच्चे अच्छे अपना खेल रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाकी उनके लिए पॉसिबिलिटी होती नहीं है, वो पीटीआई के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है कि स्पोर्ट्स वाले हैं तो मतलब अपने को पीटीआई बनना है। बाकी उनके लिए बहुत अच्छी फेलोशिप्स हैं, और वो बहुत सारे ये जो बोर्ड हैं, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, फुटबॉल वाले एसोसिएशन है, ये बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उनमें वो वाले उनको वो करते हैं, और फिर वहीं पे अब्जॉर्ब भी होने के उनके चांसेस रहते हैं। तो ये एक जरूर हमें स्प्रेड करनी चाहिए, जो भी हमारे जानकार बच्चे हैं और जो इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये स्पोर्ट्स वाले में रहते हैं, लेकिन उनका फाइनली ये रहता है कि वो स्कूल में या कोई आसपास वो उसी का कोचिंग का ही काम करते हैं, कोच बन जाते हैं। लेकिन वो बहुत इन ग्रुप्स में, और वो इंटरनेशनल ग्रुप्स भी हैं। एक लड़का था हमारे अभी, उमेश नाम है, वो वनस्थली में था, उसको अभी फेलोशिप मिली है स्पोर्ट्स में, और वो ऑस्ट्रेलिया में वो क्रिकेट बोर्ड में गया है वहां पे करने के लिए। तो वो खेलता नहीं है, वो कोचिंग वाले उससे गया है कि वो कोचिंग सीखने और बच्चों को कोच कैसे करते हैं वो सब उसमें सिखाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो आप इसमें देख ले 4-5 जो मेजर थी वो मैंने की है, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी थी उसमें। तो ये AA स्पोर्ट्स स्कीम है इन इंडिया, जेम्स जीनियस स्कॉलरशिप है, MKG चेस स्कॉलरशिप है। तो हर गेम के लिए इनफैक्ट ये है। तो ये आप इसको, यूके के लिए है स्कॉलरशिप स्कीम इन यूके, तो ये स्कॉलरशिप वो है। ऐसे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो ये स्कॉलरशिप है। और एक जैसे अब इसमें आया था स्कॉलरशिप वुमेन, इसको मैं अलग से लास्ट में इसलिए रखा था कि ये हमें बताना बहुत जरूरी है कि ये जो अपना विमेन वाली जो स्कॉलरशिप है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो विमेन के लिए आपको मैं 2-3 कैटेगरी बता रहा हूँ, और ये अपने सब अपने घरों में है। जिस बच्ची ने अब आपकी स्क्रीन प्रेजेंटिंग हो रही है, वो भले आप बंद कर दे रहा हो यदि और वो हाँ नहीं, मैं अच्छा वो शो प्रेजेंटिंग कर देता हूँ। हाँ, तो एक जो वो सबसे इंपॉर्टेंट वो बात है, ये हमें सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है। बाकी तो हम इंडिविजुअली बात करके और डिस्कस कर लेंगे। विमेन स्कॉलरशिप जो है, जिस बच्ची ने BA किया और छोड़ दिया, या BA नहीं किया बीच में छोड़ दिया, जिसने MA किया पूरा किया या आधा किया छोड़ दिया, उनके लिए बहुत सारी फेलोशिप है, विमेन स्कॉलरशिप्स। और उसके अंदर ये भी इश्यू नहीं है कि इस बैकग्राउंड की वो कुछ, उसमें वो ओपन है सबके लिए, जो भी स्टूडेंट, विमेन स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, उनके लिए सबके लिए है। तो उसको बोलते हैं कैरियर ब्रेक स्कॉलरशिप्स। तो जिन्होंने MA करके छोड़ दिया उनके लिए तो बहुत सारा अच्छा पैसा है उसमें। जैसे किसी ने MA किया और 2 साल किसी वजह से, ओब्वियसली बच्चे की शादी होगी, MA के बाद अपन शादी करते हैं, सिंपल है, अपना तो सोसाइटी का सेटअप है। या तो BA के बाद में शादी कर लेंगे, कोई थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं अपने आप को मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, वो MA के बाद में शादी करेंगे। इसके अलावा कोई उनके लिए कैरियर ऑप्शन हम सोचते नहीं है। उनके लिए क्या है, वो उसको बोलते हैं विमेन साइंटिस्ट स्कीम, विमेन कैरियर ब्रेक स्कीम। अगर MA किया है तो उनके लिए ICSSR दे रहा है, वो इंडिया में दे रहा है, वो बाहर के लिए नहीं है, इंडिया की है। बाहर वाले के लिए तो वही कंपटीशन और वो सब रहता है।
तो जो एमए किया है वो तो आईसीएसआर में अप्लाई कर सकते हैं, और बाय चांस किसी बच्ची ने एमए किया, एमएससी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए उनको डीएसटी देता है, बहुत अच्छी फंडिंग है। आप यू वोंट बिलीव, वो एमएससी जिस बच्चे ने किया तो वो फेलोशिप क्यों मिलेगी? अगर वो पीएचडी करेगी तो फेलोशिप पीएचडी के लिए मिलेगी। उनको पीएचडी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको प्रोजेक्ट बना के भेजना पड़ेगा डीएसटी के अंदर, और उसको बोलते हैं डीएसटी वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। 45,000 उसमें फेलोशिप है पर मंथ। जिस बच्चे उसमें जो आर्ट्स वाले हैं उनमें 35 है, और इसके अंदर 45 है। और मान लेते हैं एक और ये है उसके अंदर, और फिर उसमें करना क्या होता है? अब एक प्रोसीजर है, क्योंकि ये तो हम करवाते हैं तो हमें पता है डायरेक्ट, बाकी फेलोशिप्स तो हमने इन्फॉर्मेशन से निकाली है, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी 2 बच्ची जो है कि कैरियर ब्रेक था, और वो अब मेरे साथ पीएचडी का काम कर रही हैं, तो वो उनको फेलोशिप मिल रही है। एक तो जोधपुर की है खुशबू खटोड़, उसके एमएससी के बाद में 2 साल का गैप था, तो उसको मैंने ये फेलोशिप अप्लाई कराई, उसको मिल गई। अब उसने पीएचडी सबमिट कर दी, वाइवा उसको होने वाला है। तो उसमें तो सिंपल एक प्रपोजल बनाना है। ऑब्वियसली आपको जो जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वहां का कोई सुपरवाइजर आपको चाहिए होगा, के अंडर में आप ये अप्लाई करेंगे, वो आपको प्रपोजल बनवा देगा और वो डीएसटी में भिजवा देंगे, और उसका 6 महीने का प्रोसेस होता है। उसमें उस बच्ची को बुलाते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीनिंग तो होगी, क्योंकि वो प्रपोजल की स्क्रीनिंग होगी, दूसरा आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। ये 2 स्टेप्स इसके अंदर है, तो उसमें मिल जाती है, और वो बड़ा आसानी से मिल जाती है। और उसके अंदर बाकायदा वो बिल्कुल नौकरी की तरह है। उसमें जो पीएचडी होती है ना, जैसे रेगुलर पीएचडी करते हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, उसमें वो उनका होता है, उसमें उनको मेडिकल भी मिलेगी, उनमें उनको दूसरी छुट्टियां भी मिलेंगी। तो उसमें ये नहीं होता है कि भाई नहीं सुबह से शाम तक काम करो, तो बच्चे के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके जैसे जो एमएससी और एमए के बाद में उन्हीं के ब्रेक आता है, जिनके छोटे बेबी हैं या उसके कोई फैमिली और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए वही टाइम है कि आप 10 बजे जाओ और सुबह शाम को 6 बजे आ जाओ, और 1 घंटे का लंच, वो सब उसमें फैसिलिटीज हैं। उसमें मेडिकल फैसिलिटी हैं, और हाँ, अगर कोई जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसका जो अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उसका मेडिकल मिलता है उसमें है। और 15 सीएल मिलेगा, 15 सीएल है शायद, या जो हमें मिलती है, जैसे 15 सीएल साल में मिलती है हमें, तो उनको भी 15 सीएल छुट्टियां मिलेंगी बाकायदा, अदर देन द संडे एंड सैटरडे। तो ये सब उसमें फैसिलिटीज हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है और थोड़ा इजी है, क्योंकि एमएससी के बाद में उनको डायरेक्ट ज्वाइन करना है। हाँ, और जो एमए करना चाह रही है तो उनके लिए तो फिर वो परसेंटेज बेस पे ही उनका इवैल्यूएशन होता है, और वो करूंगा। तो 2 हो गया जिनके ग्रेजुएशन के बाद में कैरियर ब्रेक है, और एक जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कैरियर ब्रेक है। तो ये बहुत पॉपुलर है। और अपने यहाँ जोधपुर में तो शायद मेरे साथ ज्यादातर बच्चियां जयपुर में जिनका एमए एमएससी किया वही होता है, क्योंकि वो वहां रहती है तो उनका किया होता है। अब वो उनको लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो अब उनके लिए अब वो फेलोशिप 5 साल के लिए होती है। सोचो आप 5 साल तक उसने काम किया है, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए और जो थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए, जो अब हो सकता है कि वो 5 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक तो है ही है, प्लस उनका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा एसेट रहेंगे कि वो बच्चों के लिए सोच पाते हैं, फैमिली के, सोसाइटी के लिए, और स्पेसिफिकली अपने परिवार के लिए, उनके परिवार के बच्चों। तो ये होगा। प्लस अगर बाई चांस उस पीएचडी के बाद में उनका जॉब लगता है तो फिर तो सोने पे सुहागा ही है। तो ये सब फेलोशिप्स हैं जो कि हमें उनको, और इतनी सारी हैं, जिस भी, बस ये है कि हमें उनको एक, अब ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो अब ये तो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, हम आपस में ही शेयर कर रहे हैं। एक जैसे अपन कभी, जैसे आप रेवंत सिंह जी बीजेएस में रह रहे हैं, तो वहां के 10वीं के बच्चों को एक बार बुला लेंगे, एक दिन 12वीं के बच्चों को बुला लेंगे, एक दिन ग्रेजुएशन वालों को बुला लेंगे। ऐसे अलग अलग टाइम पे उनको ये सब फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करा देंगे अपन। और हम कुछ वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं, तो उनको वो फॉर्म वॉर्म डाउनलोड करके, प्रिंट तो मैं ही ले आऊंगा डिपार्टमेंट से, और उनको बांट देंगे, वो फॉर्म भर के अप्लाई कर देंगे। अगर 5 बच्चों को भी अपन दिलवा पाते हैं तो अपने लिए तो बहुत सक्सेस रहेगा। अब वहाँ पे बीजेएस में करीब 1500 बच्चे हैं जो कि 10वीं पास कर रहे हैं, 1000 बच्चे हैं जो 12वीं पास कर रहे हैं हर साल, और फिर हो सकता है 500 बच्चे ग्रेजुएशन के और 200 बच्चे पीजी वाले हो। तो हर ग्रुप में भी अपन 2-2 बच्चे भी निकाल पाते हैं, तो ये बहुत अपने लिए अच्छी वो रहेगी। और जिसको जरूरतमंद है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। जो जरूरतमंद नहीं है तो भी एक एडिशनल उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एजुकेशन थ्रू फेलोशिप, एजुकेशन विदाउट फेलोशिप में बहुत फर्क हो जाता है। जो जॉब के अंदर, जैसे एक इंस्पायर फेलोशिप के लिए मैं बता रहा था आपको, इंस्पायर फेलोशिप जिसने पीएचडी इंस्पायर फेलोशिप के लिए की है, तो अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देता है तो उसकी प्रायोरिटी बनती है। अगर कोई एक, तो जैसे मैं विदाउट फेलोशिप हूं, एक विद फेलोशिप है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेगा वो लगेगा जो कि इंस्पायर वाला है। तो इसके अंदर रिजर्वेशन भी है यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप्स का रहता है। और फिर फाइनेंशियल हेल्प तो हो ही जाती है, वो हम उसके लिए हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि हम सब इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अब क्योंकि
अलग अलग लेवल की हैं, तो उसी लेवल पे अपने को उसको तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ग्रुप बनाएंगे अपन की, जो 10th वालों के लिए अलग कुछ अपन देखें, 12th के लिए अलग देखें, क्योंकि इतने सारे हैं। हाँ, पीएचडी वाली और जो वो वाली है, वो तो मेरे को सब याद है कि ये फेलोशिप्स हैं और अपन इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th वाली और 12th वाली तो बहुत सारी और हैं, स्पोर्ट्स वाली जो हैं और विमेन स्टूडेंट वाली हैं, ये सब हमें और थोड़ा सा अपन करके कर सकते हैं। अब रेवंत सिंह जी बताएं कैसे इसकी कार्य वो रहेगी। ऐसा जितने भी नीचे जो मैसेज आए हैं, आपने जो बताया पूरा महासागर बता दिया, और हाँ। इतना बड़ा महासागर हम लोगों को नहीं था पता था कि भाई इतनी ज्यादा होंगी, क्योंकि अपनी जब बात मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। तो इसलिए इतना बड़ा ये विषय है कि इस विषय पे अपने को स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। जितने मैसेज आए हैं लाइव में, वो सभी लोग यही मांग रहे हैं कि हमारे को इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाएं, कृपया हो सके तो हम लोगों को। तो अपन इसका एक पीपीटी टाइप बनाएं एक एक चीज का, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, भले ही चले अपन प्रारंभ में ये ले लें कि केवल 10वीं वालों का बनाएंगे, 10वीं से बाद वालों का। तो एक पीपीटी बना दें, उनका अपने पेज पे भी डाल दें, अपने जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें, आगे से आगे वो शेयर हो जाए, जिसको भी लाभ मिलता हो, हमारे समाज को मिलता हो तो अच्छा ही अच्छा है, इसके अलावा किसी दूसरे को भी मिलता है तो अच्छी बात होगी, हम किसी के काम आ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये अधिकतम लोगों तक हम पहुंचा सकें, इसके लिए यश जी का पढ़ाकू स्वभाव है, ठीक है, उसका उपयोग किया जा सकता है। यूं हमारे तो ये क्या अवरोध पैदा होता है, काम के नहीं रहते, जब भी फोन करते हैं तो कभी मैं क्लास में हूं, तो उस पढ़ाकू स्वभाव का इस तरह से उपयोग हो सकता है, आप यदि इनके साथ एडजॉइन हो जाओ तो ये जैसे 12th के बाद वाला है, 10th के बाद का है, ग्रेजुएशन के बाद का है, वुमेन्स के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, जो डिसेबल हैं उनके लिए है, अनेक तरह की चीजें जो आपने अभी तक बताई हैं, उन सब चीजों में एक एक यदि इतनी सब की गिनती भी करना चाहे तो अगला आदमी याद नहीं रख पा रहा है, अभी तो इतना ज्यादा है। तो एक एक चीज के बारे में अपन या तो पीपीटी बने और उसके बाद में उसको प्रेजेंट करें, और फिर अपन एक एक विषय को भी ले सकते हैं। जैसे आज ये जो वेबिनार अपन ने आयोजित की है, एक प्रारंभिक परिचय था, अब अपन ले सकते हैं अगली बार ऐसा कर सकते हैं कि 10th के बाद क्या संभावना है इसी विषय पे बात, इसके बाद 12th के बाद क्या संभावना है, केवल इसी विषय पे बात करें। साइंस में क्या संभावना है, केवल इसी विषय पे बात करें। इंडियन फेलोशिप कौन कौन सी है, केवल उस पर बात करें। जैसे आपने टाटा वाली बताई, तो केवल टाटा पे एक वेबिनार हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक तो ये था कि एक आप सोर्स बता दो, सभी लोगों को एक सोर्स बता दे रहा है। अरविंद सिंह जी पूछ रहे हैं कि 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में क्या वो पॉसिबिलिटीज हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने देखा था, एक तो जो आईसीआर के खुद के फेलोशिप प्रोग्राम है वो अवेलेबल है, उसके अंदर आईसीआर के अंदर कुछ है, वो उसमें स्लाइड में भी है, मैं शेयर करूंगा ये, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं थी, क्योंकि मैंने जब ये प्लान किया था तो हम सोचा कि हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे। तो हायर एजुकेशन में तो जैसे ये जो क्योंकि ये मेरे हायर एजुकेशन वाली तो टिप्स पे है कि ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं, लेकिन 12वीं और 10वीं वाले मेरे को भी नहीं पता थी, और ये इतनी सारी थी, तो मेरे को लगा कि चलो आज पहला है तो अपन इनको लॉन्च करते हैं डिस्कशन में, और बाद में हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो अब क्योंकि बहुत स्पेसिफिक नहीं था, तो क्योंकि हम खुद ही थोड़ा सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, तो हम आपस में बात कर लेते हैं, फिर इसको अपन, क्योंकि अब ये तो बनाना ही पड़ेगा कि 10th के लिए कौन सी है तो अलग करनी पड़ेगी अपने को, 12th वाली अलग करनी पड़ेगी, बीएससी वाली, बीए वाली, वो सब अलग करनी पड़ेगी। तो ये सब हमें करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए जो स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हो, तो एक तो आईसीआर की जो खुद के फेलोशिप्स प्रोग्राम है, प्लस जो ये टाटा वाले ग्रुप हैं, प्रेम जी वाला ग्रुप है, ये सब कवर करता है एग्रीकल्चर को भी, ये सब सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो इनके लिए वो फेलोशिप कॉमन है। वो जो मैंने नाम बताए थे 3-4 वो प्राइवेट फेलोशिप्स के, टाटा इनोवेशन फाउंडेशन वाला है, प्लस आपका अजीम प्रेम जी वाला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ फेलोशिप्स हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए हैं, और ये 12वीं के बाद ये स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट वो तो 10th के बाद ही कर रहे हैं प्रेम जी वाले, तो पर 12वीं के वाले हैं, और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए हैं, सोशल साइंस के, एग्रीकल्चर साइंसेस के, इंजीनियरिंग के, तो सब के लिए अलग अलग है। तो ये है बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, पर ये कुछ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए भी है। तो मेरा निवेदन ये था, यश जी हैं, रामसा हैं, अरविंद बना, हम सब लोग, जोगराज सिंह जी, शरण जी, हम सब लोग इस तरह का कोई प्रयास कर सकते हैं, या अभी आप एक ऐसा बता सकते हैं सबको, या फिर मैसेज कर दें कि जो ऐसा कोई सोर्स जहां पे इन सब चीज की जानकारी मिलती हो। हाँ, मैं वो वेबसाइट तो मैंने सेव कर ली है, वो वेबसाइट जो है वो मैंने सेव कर ली है, कुछ तो पीपीटी में भी डाल दी है, और कुछ क्योंकि जितनी भी मैंने वो सेव करी है सबके हाइपरलिंक के साथ करी है। तो जैसे पीपीटी पे आप कंट्रोल करके एंटर दबाओगे तो वो उस पे चला जाएगा, उसके वेब पेज पे चला जाएगा। तो वो मैंने ऐसे ही सेव करी है, और नहीं तो फिर क्या होगा, उसका नाम कॉपी करके और गूगल में डाल दो, उसकी सब डिटेल्स उसके आ जाएंगी।
तो वो बड़ी आसान होगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, क्योंकि जो 10th और 12th वाली है वो मेरे लिए भी पहला ही था, कि इतनी सारी फेलोशिप 10th 12th के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है, विमेंस बच्चे के लिए है जो कि ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, टेक्निकल जो ड्रॉप आउट्स हैं, सबके लिए हैं, मतलब तो इतनी सारी फेलोशिप्स हैं जो कि तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके लिए फेलोशिप नहीं है। बस ये है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाके उनको थोड़ा उनका इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक बार एजुकेशन का ये रहता है कि बार छूटने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है वापिस उसमें आना, तो ये एक थोड़ा इश्यू रहता है उसमें। नहीं कोई नहीं, अभी तो मेरा निवेदन ये था कि आप ये जो लिंक्स हैं वो हम लोगों को मैसेज कर दें, तो अपनी इस जो अपनी लाइव की जो पोस्ट है इसके नीचे अपने कमेंट कर देंगे, तो एक बार तो कुछ लिंक्स तो आप हमारे को मैसेज कर दें। ये पीपीटी शेयर कैसे करूँ आपको पूरा, ये कैसे किस पे करूँ? पीपीटी तो अपन बाद में पेज पे डालेंगे, अभी तो अच्छा। हाँ यस जी फरमाओ, क्या फरमा रहे? आपने जो वर्ड फॉर्मेट में सेव की होगी ना सारी वर्ड फॉर्मेट, या तो आप मेल कर दे रहा हो SKPF वाली ईमेल आईडी पे। हाँ, है ना, उससे फिर हम वहां से पिक कर लेंगे। अब मैंने तो क्या है ये चीज की वो बनाया था, पीपीटी में डाल दी थी वो, मैंने वहां से कॉपी करके पीपीटी में डाली है, तो पीपीटी से वो डायरेक्ट पीपीटी मेल कर दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं पीपीटी में SKPF मेल कर दूंगा। ठीक है राम साहब, और कोई बात? बस यही था, अभी तो अपन चरणबद्ध करना पड़ेगा इसको। बिल्कुल ये 12th ग्रेजुएशन और आफ्टर PG, ये 5-4 इसको भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और स्टूडेंट भी बहुत महिलाओं वाला अलग करना पड़ेगा, एक बच्चियों और महिलाओं के लिए, डिसेबल के लिए। तो ये सर 5-7-8 पार्टों में इसको अलग अलग छांट कर और 5-7 सप्ताहों में इसको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल तो आफ्टर 10th या 10th से पहले भी अगर मान लो है, जैसे 5th से 10th वाला एक कॉलम मैंने आपका उसमें देखा था पीपीटी में, 5th से 10th भी है, तो वो भी क्योंकि हमारे लिए न्यू आधार अगर मजबूत होगी तो वो भी जरूरी है, तो उस पर भी एक चीज। तो इस तरह से 7-8-9-10 पार्ट में इसको डिवाइड करके और फिर इसको उस लेवल के बच्चों से ही बात करेंगे, जैसे 5th to 10th के बच्चों के साथ बात करेंगे, और वो बच्चों के साथ जो इंस्पायर फेलोशिप है वो सबके लिए है। इंस्पायर फेलोशिप, हाँ, वो 10th से स्टार्ट होकर वो बहुत लंबी तक है, और वो बहुत इंडिया की आई गेस सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। इंस्पायर फेलोशिप जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, वो 10वीं के बाद में, हाँ, लेकिन वो सोशल साइंस वालों के लिए है, लेकिन जो साइंस के लिए वो अलग से है पूरा। तो साइंस वालों के लिए तो बहुत अच्छी फेलोशिप है और बहुत अच्छी फंडिंग है और बहुत अच्छा है वो। उसके लिए मैंने उसका पूरा बुकलेट वो किया है, डाउनलोड किया है, तो वो भी मैं आपके मेल पे शेयर करूंगा। तो जैसे बच्चा जो 10वीं के बाद में साइंस में आता है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके अंदर है। तो अभी मान लो अभी कोई व्यक्ति उसको देखना चाहे तो डायरेक्ट गूगल पे इंस्पायर डालेगा तो सब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी फेलोशिप है ना, बस उसका नाम ही डालना है, वो सब डिटेल उसकी आ जाएंगी। जैसे इंस्पायर डालोगे ना तो इंस्पायर का पूरा PDF, उसकी PPT, उसकी ट्रेनिंग, सब डिटेल अवेलेबल है उसमें। अपने को ज्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को उनको बताना है, वो बच्चे खुद भी कर लेंगे। आज से अपने ज्यादा वो टेक फ्रेंडली होते हैं बच्चे, तो उनको अपन नाम बताएंगे कि तुम यार टाटा वाली फेलोशिप देखो, तो वो अपने से ज्यादा देख लेगा। टाटा, अपने तो एक टाटा की फेलोशिप देखी, टाटा की और 20 फेलोशिप्स और होंगी जो कि हमें पता ही नहीं है। तो वो बच्चा भी, उनको बस सिर्फ ओनली की वी नीड टू बी कन्वे देम, इतना सा करना, और कुछ ज्यादा काम अपने को करना नहीं है। हाँ, अपना उद्देश्य भी यही है, अपना उद्देश्य यही है कि भूख पैदा करें। आखिर तो भूख पैदा होगी तो अपने आप इच्छा पैदा होगी। हम यदि यूं परोसोगे यार हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं, वो हमें हम नेगेटिविटी वाला रहता है ना। तो बिल्कुल, अगर इतनी सारी फेलोशिप्स के साथ काम करोगे तो आपको नौकरी दे दोगे बच्चों, दूसरों को। सही है। हाँ, अरविंद बना और कुछ बोलना? अरविंद बना, नहीं, इसमें एक ये था कि अपन अगली बार कुछ बच्चों को भी जोड़े हैं, मतलब अपन पहले ट्राई करें किस फील्ड की डिमांड आ रही है अपने पास, देख लेते हैं अपने पास, उसकी पर एक वेबिनार करते हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह के कई प्लान अपन करेंगे। अभी आज आपने जो ये पैदा किया है ना, भूख, मतलब इच्छा पैदा, इतने जैसे अब आप खुद को पता नहीं था, आपने इस क्षेत्र में घुसने तो महासागर मिल गया, और हम सब लोगों को भी पता नहीं था। तो ये एक समाज में इस तरह का मैसेज जाए, कोई ज्ञान सिंह जी ढूंढ सकते हैं या कोई यशवर्धन सिंह जी ढूंढ सकते हैं, राम सिंह जी ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है। गूगल सबके लिए पड़ा है, हम केवल टाइप करके ढूंढना प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये भूख हमारे में पैदा हो। हाँ यश जी। और जैसे किसी को एक और इंटरेस्टिंग बात है, किसी को कुछ नाम नहीं पता है कि कौन सी फेलोशिप,
तो जैसे कोई 10वीं का बच्चा है तो उसमें लिख दो फेलोशिप्स आफ्टर 10th। तो फेलोशिप आफ्टर 10th हजारों आ रही है, तो जो जिस मर्जी आपको जो सूट करे उसमें अप्लाई कर दो। हाँ, ये बात बस उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मैंने तो सिर्फ मैंने कहा कि जो मैं, क्योंकि हब वो होता है ना, हम आदमी जिस एरिया में काम करता है उसी पे कन्फाइंड रहता है, तो मेरे को लगता है बस फेलोशिप तो बस पीएचडी के लिए ही मिलती हैं, और एक दो फेलोशिप है जो स्टेट फेलोशिप है तो और कोई मिलती नहीं है। तो आप देखिए प्री मैट्रिक फेलोशिप भी है, 5वीं के बाद में फेलोशिप मिल रही है। हाँ, एक और बता दो आपको, ये एक वो तो चलो हालांकि मेरे को पता था, वो उनके लिए है सिंगल गर्ल चाइल्ड जिसके एक ही बेटी है, उसको तो थ्रू आउट मिलेगी, प्राइमरी से लेके और पीएचडी तक फेलोशिप मिल रही है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो जैसे हमारे कई बार आसपास होता है ना, और उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, वो तो जैसे ही वो पैदा हुई वो एलिजिबल है, वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए तो उसके मेरिट कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात है ये कि इस तरह से। हाँ। और तो मैंने देखा एक तो हमारे ये तो ज्ञान, हालांकि ये तो क्योंकि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड तो मेरे को पता थी, क्योंकि जब मैं वनस्थली था तो एक मैडम थी हमारे हमसा, वाहिनी सिंह राजपूती थी, उनके हस्बैंड चौहान साहब थे जो सीनियर आरएएस हैं, वो साउथ इंडियन, उनकी लव मैरिज थी, तो उनकी बेटी एक ही थी आदित्य सिंह, तो उसको वो बीएससी कर रही थी, तो उसको फेलोशिप, मैंने पूछा कि तुम्हें ये फेलोशिप कौन सी कैसे मिल रही है, बोले सर ये ना डीएसटी देता है सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली। ये कौन सी फेलोशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली? फिर मैंने उसको पढ़ा, तो जिसके भी एक ही बेटी है उसको वो स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो पढ़ती है, मतलब जिस भी डिग्री को करे वो, उसके लिए वो फेलोशिप मिलती जाएगी, और हर साल उसकी वो फेलोशिप बढ़ती जाती है। जैसे नौकरी में इंक्रीमेंट लगता है वैसे फेलोशिप में इंक्रीमेंट लगता है उसके। सरवण साहब कुछ कह रहे तो थे? हाँ सरवण सिंह जी। ज्ञान साहब, मैं कह रहा हूँ आपने आज जो भूख पैदा की है ना, अब हाँ। जैसे ये चीज तो क्या पढ़ते रहते हैं, और हम ऐसे लोगों के लिए भी कुछ है क्या जो सिर्फ अखबार की हेडिंग ही पढ़ते हैं? तो हमारे लिए भी कोई बताओ ऐसी चीज। आप है ना कोटा ओपन में पीएचडी ज्वाइन कर लो, फिर फेलोशिप दिलाते हैं आपको। यस जी क्या कह फरमा रहे? अच्छा Yes, चलो, है तो सही ना। जरूर। हाँ, नहीं, है, बस बिल्कुल है। वही मेन बात यही है कि एक चैनल बनाने की बात है। जैसे आपने एक चैनल बना दिया ना, आप तो पानी खींचने वाले पे डिपेंड करता है उसमें भूख कितनी है, सही बात। वरना तो बातें तो खूब होती रहती हैं। तब अपनी तरफ से ये हो जाएगा कि भाई ये सब चीजें हैं, हमने ढूंढ ली है, तुम इस पे अप्लाई कर दो, फिर अपन देखते हैं बच्चे कितना उसमें एंथुसियाज्म दिखाते हैं। एंथुसियाज्म, हाँ, वो इम्पोर्टेंट वही है कि उनको थोड़ा सा, एक्चुअली वो इग्नाइट करने वाली बात है, जो इग्निशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इग्निशन बड़ा जरूरी हो जाता है। वो हमारे बच्चे थोड़े इस मामले में देखो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं दूसरी सोसाइटी के बच्चों से। हमारे बच्चे देख तो शाई बहुत होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। ये सरदार हॉस्टल मेरे बगल में है, मेरा घर सरदार हॉस्टल से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे। बीएससी के एग्जाम हो रहे होते हैं, सबके मेरे पास फोन आते हैं रिकमेंडेशन के, हमारे एग्जाम में नंबर, ये आज बॉटनी का एग्जाम है, आज केमिस्ट्री का है, हमारे नंबर बढ़वाओ। सरदार हॉस्टल का एक भी बच्चा नहीं आता मेरे पास। फिर मैं जाता हूं शाम को तो ये आप अंदाजा लगा दो कि इतना, और सब जानते हैं कि सर यहीं रह रहे हैं सामने। तो इतना गैप है हमारे अंदर, कम्युनिकेशन गैप है, तो वो बड़ा एक मेरे को बड़ा खलता है। और नहीं, और ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है उसमें, हम जब थे तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी नहीं मिलते थे किसी से। तो हमारी सोसाइटी में गैप है, क्योंकि हम तो हमारे बड़े भाई साहब से ही नहीं बात करते हैं, पापा से बात करनी तो बड़ी बात है तो ये जो गैप हमारी सोसाइटी वाला है, ये हमें कई बार नेगेटिव भी करता है। हालांकि इसकी कुछ अपने एडवांटेज भी हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज के अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज होते हैं, पर जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो आप बड़ा पे करते हैं। लोग सोचते हैं इसको कुछ आता ही नहीं है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो लगता है इसको कुछ नहीं आ रहा है। ये आज प्रारंभ था ज्ञान साहब, प्रारंभ था। बिल्कुल। आप जब पहली बार मिले थे तब आपने इस विषय पे चर्चा की थी, अपने जो मीटिंग हुई थी अपने तनाइन में, छात्र प्रसाद फाउंडेशन की पहली बैठक हुई थी जोधपुर में, तब आपने इस तरह का चर्चा की थी। तो हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी ये समझ में आया तो थोड़ा आपसे चर्चा करी, तो इस विषय को थोड़ा सा अपन ने इसको जो ही थोड़ा परिचित करवाना पड़ा, तो पता चला ये कितना बड़ा गहरा है। तो इस विषय पे धीरे धीरे काम करेंगे। मूल विषय यही है कि परोसने वाला कोई नहीं है, केवल भूख जगाई जा सकती है। ये कार्यक्रम केवल भूख जगाने के लिए है। जैसा आपने बताया, जो भी लोग सुन रहे हैं या जो बाद में सुनते हैं, उन सभी से निवेदन यही है कि एक क्षेत्र है जिसके बारे में आपको परिचित करवाया गया है कि यह एक क्षेत्र है जहां पर अपने को, जैसे आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपए पीएचडी करने पे घर मिल रहे हैं बैठे बैठे,
केवल पीएचडी बिल्कुल, करो, बिल्कुल। पढ़ने के लिए आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। जैसे आपने अभी कोई नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, वहां हॉस्टल भी है, सब चीजें हैं, रहना खाना वही है, और 50,000 रुपए ऊपर से आपको और दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल। क्यों फिर, तो जब तक पीएचडी कर रहे हैं तब तक तो आपके 50,000 मिल जाएंगे। आपने वो बाहर वाली बताई कि 4-5 साल में जितनी आधी नौकरी में कमाओगे उतना 4-5 साल में छात्रवृत्ति मिल जाएगी आपको। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पैसा भी मिल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, और इस क्षेत्र की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो एक ये इस वेबिनार करने का, इस विषय को छेड़ने का उद्देश्य इतना ही था कि हम इधर भी सोचना प्रारंभ करें, देखना प्रारंभ करें, फिर इस विषय पे जिस तरह से लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हम इसमें पीपीटी उपलब्ध कराओ, पीडीएफ उपलब्ध कराओ, तो वो अपनी इस पेज के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आप तक सभी लोग जो सर ज्ञान सिंह जी ने तैयार किए वो सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जैसा आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल गूगल पे जाके ये टाइप करना है फेलोशिप आफ्टर 10th, तो जो आप चाह रहे हो, जो हमारे से मांग रहे हो, वो सब चीजें आपको वहीं मिल जाएगी। तो इस विषय पे आप भी प्रयास करें, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की टीम भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से हम सब के सहयोग से कुछ न कुछ, जैसा ज्ञान साहब ने बताया कि यदि हम 4 बच्चों को भी हमारी तरफ से प्रयास करके इस तरह का करवा पाते हैं तो ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। और जिस तरह से आपने एक बात की थी इग्निशन वाली, तो आज केवल ये इग्निशन का प्रयास था। ये इग्निशन कहाँ तक चल पाता है, कितनी गाड़ी हमारी स्पीड से दौड़ पाती है, कितना हमारा पैर एक्सीलेटर पे दबाव डाल सकता है, और कितना ब्रेक और क्लच को भी कंट्रोल कर सकता है, ये व्यक्तिगत हमारे पे निर्भर रहेगा। और कोई बात कहनी हो तो फरमाएं। प्रश्न सभी के जो विशेष रूप से इस प्रश्न में सब में यही आए हैं कि आप हमारे को ये सब बताएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। वो सब जो डिटेल जो अभी मैंने इकट्ठी करी है, और इनको थोड़ा सा मैं ना वो सिंक्रोनाइज भी कर लेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने इकट्ठी करी, क्योंकि मैं पहले तो ये था कि मैं वो पीएचडी और एमएससी वाली फेलोशिप पे बात करेंगे अपन, फिर जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी और ऐसी लगी, मेरे को लगा कि चलो आज पीएचडी वाली तो मेरे याद ही है कि कितनी फेलोशिप सर कहाँ के लिए है, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं, और ये शायद बड़ा ग्रुप है जिसको अपन कैटर कर सकते हैं, ये बड़ा ग्रुप है 10th वाला 12th वाला, तो इस ग्रुप को भी अपन थोड़ा करें। तो और फिर क्या कि एक बार बच्चे का पढ़ने की तो आदत होती है, एक बार किसी को पढ़ने का थोड़ा स्टार्ट हो गया तो फिर उसको मजे आने लग जाएंगे। भले ही अपन नॉवल पढ़ने में इंटरेस्ट करें, भले ही अपन स्टोरी राइटिंग में करें या करें, तो पढ़ाई का तो एक उस तरह का ही है। जैसे अपन किसी को खेल कूद में मजे आ रहे हैं तो खेल कूद को उसको जाया क्यों होने दें, उस खेल कूद को स्कॉलरशिप लेके और उसमें वो अपना डिग्री करे। कोई बच्चा हॉकी में अच्छा है या कोई बॉक्सिंग में अच्छा है तो ये उसको वैसा ही रहने दे, हम क्यों बदलें कि ये मैथ्स पढ़े। सही। कोई बच्चा बॉक्सिंग में अच्छा तो हमें नहीं करना चाहिए और तू मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल नहीं होना है, उसको फेल होने दो मैथ्स में, उसको बॉक्सिंग कराओ। तो ये हमें स्पेशलाइजेशन जो है वो रखा है उनका, बस वो 10th 12th पास कर ले, बस बेसिक चीजें बाद में अपना वो जिसमें काम करना चाहता है उसमें करने दो। और मैंने बताया कि वो लड़का था अरविंद कुमार, जो कि अभी उसको फेलोशिप मिली है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो वो तो 12वीं पास ही है, बीए तो उसने बाद में इनफैक्ट हमने करवाई कोटा ओपन से, तो उसको जरूरत ही नहीं है डिग्री की, वो अच्छा है स्पोर्ट्स में, तो बस वो काफी है उसके लिए। यही सब बातें करने का एक पहला अवसर था। ज्ञान सिंह जी हमारी टीम के सदस्य हैं, सहयोगी हैं, जब भी जरूरत होगी फिर पकड़ के ले आएंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल, बगल में रहते हैं जोधपुर में आपके इसलिए इसको प्रारंभ करें इस तरह का। ये अगले रविवार को हम और दूसरे विषय पे इस तरह से वेबिनार करेंगे, और लगातार छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन इस तरह के प्रयास करता रहेगा। आप सभी लोग जुड़े, जो लाइव देख रहे हैं वो लोग जुड़े, उन सब के लिए हम हमारी तरफ से आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो बात यहाँ चर्चा हुई है उसको यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे, हमारा जो छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल देंगे, पेज पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आप इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं जिससे किसी जरूरतमंद को इसको फायदा हो सके। सभी लोगों को जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति।